हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस वॉल्यूम नंबर 2 देख रहे हैं और आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 20 करेंगे, क्योंकि हम अभी बीएसएससी का 19 सेट प्रैक्टिस करा चुके हैं। आज हम लोग का सेट प्रैक्टिस नंबर 20 होगा, जैसा कि आपको टेस्ट सीरीज 20 दिख रहा है। तो आशा करते हैं यदि आपने 19 सेट प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमारे प्ले लिस्ट से जा करके 19 सेट प्रैक्टिस कर लें। ये आपके लिए काफ़ी कारगर और हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस 20 प्रैक्टिस को आप कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने 20 सेट प्रैक्टिस जीके जीएस का फुल डिस्कशन के साथ करा दिया है। आशा करते हैं कि आप इसको ज़रूर देखेंगे और देख करके लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए सेट नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सिनकोना के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र साहिद्री, शिलंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष की बात कर ले तो महोगनी, अबनूस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना रबर हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागवान, मसुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस खैर और त्रिफला व चंदन मिलते हैं। ये आर्द्र पर्णपाती के वन अभी हम बताए हैं। सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे। तो मैंने सारे वन के बारे में बता दिया है। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका सिनकोना का वृक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बोला है कि किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अजरबैजान के बाकू में COP29 का आयोजन किया गया जाएगा। वही COP28 की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पहली बैठक 1995 में की गई थी। कॉप का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यूनिसेफ सॉरी यूएन यूएनएफ डबल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ट्रिपल सी होगा, चूंकि ये इसी को कॉप कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर में बोला है हाल ही में डैश को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बेरे बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को मिला है, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि डेनियल बोरेनबोई और अली अब्बाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर साइम वाजेद WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुने गए हैं। इस बातों को इनका नाम याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशियाई के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई के वृद्धि त्रिकोण में ध्यान रखेंगे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया सम्मिलित है। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व एशियाई में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल है स्थित है, जिसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस आता है। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। वही वृद्धि त्रिकोण के अंतर्गत सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया आता है। तो इस बातों को ध्यान रख लेंगे, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर को सम्मिलित रूप से एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड ये
तीनों को मिला करके टाइगर, एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। एशियन टाइगर देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तेजी की प्रवृत्ति है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया आते हैं, जैसा कि हम अभी बताए हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। दक्षिण पूर्व एशिया प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है। सांस्कृतिक रूप से यह दक्षिण पूर्व एशिया के अत्यधिक निकट है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत इत्यादि देश दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत, फिर से सुन लीजिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत ये सारे देश आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत भी एक विश्व स्वास्थ्य संगठन देश का सदस्य है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या 194 वर्तमान में है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बात कर ले कुछ अन्य संगठनों की, तो विश्व मौसम संगठन जेनेवा में इसका मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास सम्मेलन इसका रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा में है। सार्वभौमिक डाक संघ बर्न में है। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में डैश में है? तो ये बिहार के राजगीर में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विश्व शांति स्तूप का आधारशिला 1969 में रखा गया था। यह शांति स्तूप 1978 में बनकर तैयार हो गया था। विश्व शांति स्तूप वर्तमान में स्वरूप 1993 का है। इस विश्व शांति स्तूप का डिजाइन उपेंद्र महारथी के द्वारा किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों के लिए 5,000 रुपये तक की पर्सनल लोन देने की घोषणा किया गया है। यह योजना क्या कहला रहा है? यह योजना जिबहाला योजना के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न है, लर्निंग साइंस बॉय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, जिसको हम BIS बोलते हैं। यह जो है स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस बॉय स्टैंडर्ड पहल शुरू किया गया है। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल जो है शुभारंभ किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम, उसके बाद आपको ध्यान रखना है लर्निंग साइंस बॉय स्टैंडर्ड और आयुर्वेद चिकित्सा को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी डैश बन गई है? पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बन गई है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। फातिमा दुबे सियाचिन वॉरियर्स में ऑपरेशन पोस्ट पर होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। वही कंचन देवी की बात करें तो कंचन देवी आपको ध्यान रखना है पहली महिला महानिदेशक बनी है। ICFRE के अभिलाषा बराक की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा बराक है। तो इतनी बात आपको सभी से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा 11। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 ये आ रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, प्रश्न नंबर 11 में बोला है, तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 में चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस के कितने सीट हासिल किए गए हैं? तो कांग्रेस ने, ध्यान रखें, कांग्रेस ने सीटों की तो कुल सीट 64 हासिल किया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीट हैं, इसमें से कांग्रेस
64 सीट हासिल कर विजय हो गया है और बीआरएस ने 39, बीजेपी ने 8, एआईएमएम ने 7, वही अन्य 1 जीता है। इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों में राजस्थान 115 सीटों में 100 राजस्थान में 115 सीट, मध्य प्रदेश में 163 सीट और छत्तीसगढ़ में 54 सीट पर जीत हासिल कर लिया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है सभी जगहों से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोला की राजधानी डैश है। तो अंगोला की राजधानी आपको ध्यान रखना है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंगोला की मुद्रा की बात कर ले तो अंगोला की मुद्रा क्वांजा है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और कांगो की राजधानी किंशासा है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार और बता दूं, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। वही आपको यहाँ की मुद्रा की बात कर ले तो क्वांजा क्वांजा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जाम्बिया की राजधानी की बात करें तो जाम्बिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है लुसाका, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। वही किंशासा की बात करें तो किंशासा आपको ध्यान रखना है कांगो की राजधानी है। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोबिया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आए दिन राजधानी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी राजधानी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, यह गोल्फ के खिलाड़ी है। टाइगर वुड्स अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपको ध्यान रखना है ज्योतिबा फूले है। सन 1873 में इसकी स्थापना उनके द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित साहित्य गुलामगिरी तथा किसान का कोरा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना किए थे और अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, वही अम्बेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना किए थे। 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत अग्रदूत माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत आपको ध्यान रखना है दांते को माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते हैं। इटली के ये महान कवि थे। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से ही शुरू हुआ है, फ्लोरेंस नगर से हुआ है और दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखी जो स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न 16 है। चूंकि हम मैथ नहीं करा रहे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम आपके डिमांड पर कराएंगे, क्योंकि हम फिलहाल अभी जीके जीएस करा दे रहे हैं, इसलिए आप जीके जीएस को अच्छे से कमांड कर लीजिए। यदि जीके जीएस आप कमांड कर लेते हैं तो आपका स्कोर हर सेट प्रैक्टिस में अच्छा होगा और आपको आपकी तैयारी की एक पॉजिटिविटी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेट प्रैक्टिस अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हम फिर से पुनः कोई नया बुक लेकर के आएंगे। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपको होगा 31। चलिए 31 प्रश्न को देखिए। ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा है, देख लीजिए। बोला है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से निरंतर रूप से माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है समस्या, ध्यान रखेंगे, ये समस्या राजकोषीय घाटा है, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा है। ये सारे के सारे निरंतर रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है?
तो रज्मनामा याद रखेंगे, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा है, और इसकी प्राचीनतम नाम जय संहिता है। इसका फारसी अनुवाद रज्मनामा के रूप में बदायूनी नकवी खां शेख सुल्तान के द्वारा कर दिया गया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, और पंचतंत्र के लेखक आपको ध्यान रखना है वही आपको रामायण का वाल्मीकि है। वही आप बात कर लेते हैं कथा सरित सागर तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा लिखा गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है। 33 को देखिए, दादा नौरोजी के ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन इंडिया में किए थे। धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय हैं जो व्यवस्थित और संगठित रूप से अंग्रेजी के धन निकासी नीति को उजागर किया था। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम और शास्त्री माना जाता है। भारत में अनिष्टों का अनिष्ट धन निकासी को बताने वाला प्रथम व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 34। 34 को देखिए, ये रहा आपका 34। शाहनामा के लेखक पूछा है कौन है, तो शाहनामा की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, फिरदौसी है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य बुक की, तो अकबरनामा के जो है लेखक, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। वही आईने अकबरी का लेखक अलबरूनी है। वही आपको बात कर ले किताबुल हिंद की, तो किताबुल हिंद का भी अलबरूनी है। और सॉरी, आईने अकबरी का अबुल फजल है। इस बातों को ध्यान, आईने अकबरी का भी अबुल फजल है, और अकबरनामा का भी अबुल फजल है। इस किताब को तहकीक हिंद की खोज के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से उपाधि है। इस बातों को ध्यान रखना है अमीर खुसरो के बारे में। तो शाहनामा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र 1943 में किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस है। लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा भी कहा जाता है, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है। रंपा विद्रोह के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, रंपा विद्रोह के नाम से तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर स्थित है। रंपा मंदिर का रुद्रेश्वर के स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर का वास्तुकार रंपा थे। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का रंपा मंदिर के नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित निखिल बनर्जी डैश के प्रतिपादकों में से एक थे। तो पंडित निखिल बनर्जी सितार के प्रतिपादकों में से एक थे। पंडित निखिल बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था। बंगाल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निखिल बनर्जी 1987 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार और पद्मश्री भी दिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये एक संगीत सितार वादक थे, और 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको भारत रत्न कहते हैं, तो 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अली अकबर खान, आपको ध्यान रखना है कि वे जो है सरोद वादक से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो डॉक्टर एन राजन है। सितार वादन पंडित रविशंकर। बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया।
वही सारंगी के उस्ताद बिंदु खां हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सरोद वादक में अमजद अली खान और आशीष खान भी आते हैं। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा है। वही सारंगी में सुल्तान खान और राम नारायण है। इसके राइट आंसर सरोद वादक हो जाएगा। सरोद वादक में आपको अमजद अली और आशीष खान को भी नाम याद रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे जेमू ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध रखता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी केटू गॉडविन है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो शिखर कंचनजंगा है। जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी ग्लेशियर के है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है। 40 में बोला, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात पश्चिमी घाट में यह घटना घटी थी। और अंग्रेजी साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट में रहने वाले जनजाति रामोसी ने उसके विरुद्ध किया था। इस संघर्ष के नेतृत्वकर्ता चितर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पैतराक है। और 1822 ईस्वी में चितर सिंह ने नेतृत्व में रामोसी में सतारा के आम आसपास क्षेत्र लूट लिए गए थे। फिर 1825-26 में भयानक अकाल के प्रभावित रामोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों से विद्रोह किया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है 41 में देखिए, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए हमको अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं सेल को कॉपी करने के लिए, तो कट प्लस सी या कट प्लस भी, पोस्ट करने के लिए कट प्लस भी। और बात कर लेते हैं अगर हम फॉन्ट को इटैलिक करना है तो कट प्लस आई कर देंगे। अगर बोल्ड करना है तो कट प्लस बी कर देंगे। वही उसी तरीके से सेल सामग्री के केंद्र में और केंद्र में रखना है तो अल्ट प्लस एच रख देंगे। रंग भरने के लिए अल्ट प्लस एच प्लस सी कर देंगे। और बॉर्डर जोड़ने के लिए अल्ट प्लस एच प्लस बी करते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने वाली जो महिला है, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी होगा, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल झांसी में रेजिमेंट में कमांडर थी। लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कादम्बिनी गांगुली और कांग्रेस में भाग लेने वाली प्रथम भाषण देने वाली प्रथम महिला है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह कथन हम भारत के या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में 1, 2, 4 और 3 ये जो है ना घटनाएं के क्रम है। पहले एक घटना घटी थी और पहले 1 नंबर 1917 में, फिर 2 असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरह से आपको ध्यान करना है और क्रम के अनुसार सजा देना है। अगले प्रश्न बोला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 1916 से लेकर 1922। मतलब मत एक होने का काल 1916 से लेकर 1922 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर होगा 46। 46 में देखिए, 46 में ये मैथमेटिक्स है, क्योंकि हम जीके जीएस करा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जीके जीएस प्रश्न नंबर अब आपका आएगा 61। प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं और 61 नंबर प्रश्न को आप देखिए। ये रहा आपका स्क्रीन पे 61 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भदाई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये सारी जो है, आपको ध्यान रखना है कि ये धान जो है ना भदाई अगहनी और गर्मा कृषि से संबंधित है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
लागू कब किया गया था? तो ये लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये 2010 में लागू किए गए थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आया था, उसी को संशोधित करके 1986 में लाया गया था। डीएस कोठारी आयोग की शिक्षा से संबंधित है। संशोधित नई शिक्षा नीति 1992 में लाया गया। 2020 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 2020 में कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर फिर से नई शिक्षा नीति लाया गया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है, जापान के संविधान से लिया गया है। वही विधि का शासन हमको ब्रिटेन से लिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की, तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना की भाषा और भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 है। 64, भारत में कौन सा पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें से आपको आता है बीजेपी, उसके बाद आपको आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी भारतीय बीके बीकेपी, और उसके बाद है, उसके भारतीय जनता पार्टी है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है सभी का। और सभी का स्थापना डेट याद कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में, बहुजन समाजवादी पार्टी के 1984 में, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी का 1913 में, और आम आदमी पार्टी 1912 में। ये सारे के सारे जो है, सबसे नया आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका देख लीजिए, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा नाम के स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बीबी का मकबरा आपको ध्यान रखना है, औरंगाबाद में पड़ता है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा के नाम से यह जाना जाता है। आराम बाग उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। टिप्पू का महल कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला है? तो ध्यान रखेंगे कि यह जो है, आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला है। कावेरी नदी बेसिन आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के कुर्ग, ब्रह्मगिरी और दक्षिण भारत के गंगा नदी तक फैला हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 67 में देखिए, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हमको शोषण का अधिकार देता है, और 24 भी शोषण का अधिकार देता है। 23 और 24 इस तरह से आपको याद रखेंगे। 14 में समानता की बात करता है। 20 में आपको प्राण और देह की स्वतंत्रता है, इस बातों को। 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता है, इसमें है दोष से सिद्धि संरक्षण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। दोष सिद्धि संरक्षण आपको 20 में प्राप्त है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है, ताइवान की राजधानी पूछा है। तो ताइवान की राजधानी आपको ध्यान रखना है, ताइपे है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। टोक्यो जापान की राजधानी है, और फिलीपींस की राजधानी आपको ध्यान रखना है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और ध्यान रखेंगे, थिम्पू राजधानी है आपका भूटान की। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी मनीला फिलीपींस में है, और एशियाई विकास बैंक का भी मुख्यालय फिलीपींस में है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज के रूप में कहने वाले BR अम्बेडकर है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था आपको ध्यान रखना है, मिजोरम में नहीं है, बाद बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में है। मिजोरम और नागालैंड में आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक अधिनियम 24 अप्रैल
93 में भारत में लागू हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 71 आएगा। चलिए 71 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और 71 नंबर प्रश्न ये आप रहा स्क्रीन पर, आप देखिए, इसको पढ़िए। इसमें बोला गया है, सॉरी, एक मिनट, देखिए 71 नंबर प्रश्न में बोला है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखेंगे, इसमें असत्य जो है, सभी कथन सत्य है, इसमें असत्य नहीं है, एक भी कथन असत्य नहीं है। ग्राम सभा निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत पूरे गांव में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसीलिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ में पैसा दुरुपयोग एवं गलत काम न हो इसके लिए निगरानी भी रखती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने और आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचायती योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे के सारे कार्य किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका 73 है। 73 प्रश्न नंबर देख लीजिए। 73 में बोला है कि राशन कार्ड से संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त में से कौन सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, केवल एक सुमेलित है। अंत्योदय कार्ड निर्धनों के निर्धनों में भी निर्धन को दिया जाता है। एपीएल कार्ड निर्धन रेखा के नीचे नहीं, ऊपर वाले को दिया जाता है, और बीपीएल अन्य लोग को नहीं, एपीएल निर्धन रेखा के नीचे वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये दोनों गलत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, भारत में हरित क्रांति द्वारा द्वितीय चरण में एचवाईवी बीजों का प्रौद्योगिकी का विस्तार कर अनेक राज्यों तक करने की को कर दिया गया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण का कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 1970 में प्रारंभ किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। तो किस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आधारित है आपको एनएसएस परिवार के उपयोग और व्यय पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका जीके जीएस नहीं, रीजनिंग है। तो चूंकि हम रीजनिंग अभी नहीं कराएंगे, हम आपको अभी जीके और जीएस कराएंगे। चलिए हम 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर 91 नंबर प्रश्न। तो देखिए 91 नंबर प्रश्न में आपसे बोला है कि नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सॉरी, 91 नहीं है ये, सर्वोत्तम 91 नंबर प्रश्न में आपसे बोला है कि सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने लाया था। तो सर्वोपरिसत्ता की नीति लाने वाला आपको ध्यान रखना है, यह जो है सर्वोपरिसत्ता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग लाया था। 1813 से 1823 तक इसका कार्यकाल रहा है। हेस्टिंग का समय नेपाल युद्ध हुए थे 1814 से 16 में। इसमें नेपाल के अमर सिंह तथा थप्पा का आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच सुगौलों की संधि भी हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट, जिसको कस्टकरी अधिनियम कहते हैं, आया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है। तो नामद्रोलिंग आपको ध्यान रखना है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तवांग मठ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। रूमटेक का बात करें तो सिक्किम में है। थी सैक्स की बात करें तो लद्दाख में है, हेमिस लद्दाख में है। और माइंग ड्रोलिंग मठ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है, बर्दो छम का लोक नृत्य है। तो बर्दो छम आपको ध्यान रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पौंड, रंभूत और चौफूला, झुमोला, कुलवाचार, ये सब उत्तराखंड के हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन आपको ध्यान रखना है 2004 में किए गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
लॉर्ड रिपन के समय 1882 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वही 24 अप्रैल 1993 में यह लागू किया गया था। आगे है राजनीतिक कानून और तौर पर भारत पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? तो यह कहने वाले आपको है अरस्तु। अरस्तु ऐसा कहे थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक था जिनके गुरु प्लेटो थे। अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा। यूनानी शब्द पोलिस से बना हुआ है। अरस्तु प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया। प्लेटो ने सर्वप्रथम राज्य के आदर्श स्वरूप का प्रतिपादन किया था। प्लेटो ने रिपब्लिकन और दी लॉज पुस्तक की रचना की थी। अरस्तु सर्वप्रथम व्यवहारिक राज्य के रूप में चित्रण किया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, नोबल गैस में आपको क्लोरीन नहीं आता है। जेनॉन, आर्गन और ओगनासेनेंसन आते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि इतना के केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इनमें तापमानों का सही अनुक्रम कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर ए। देखें, 298 केल्विन हो जाएगा, 311 केल्विन और 339। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है मत्स्य वर्ग के रूप में जलीय जंतु निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये गलत है। बाद बाकी सभी सही हैं। यहाँ पे गल्फरों के उपयोग करके घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी त्वचा में सल्क ढकी रहती है। तो इतनी बारी सभी सही है। आगे है बोला है कि निम्नलिखित में सही कथन है। तो जी का मान आपको ध्यान रखना है कि सही कथन में ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। यही कथन सही है। बाद बाकी सभी गलत है। पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। गलत है। ध्रुव पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम होते हैं। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। ये गलत है। ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर के ऊपर अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी, ये गलत है। ऊपर और नीचे कम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। तो एक वायुयान की ध्वनि आपको ध्यान रखना है 100 डेसिबल के बराबर होता है। ग्रीष्म काल में जल की मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ठंडा होने का उसका मेन रीजन है वाष्पन का होना। वाष्पन होने से ठंडक महसूस होने लगता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 65% है। वही कार्बन आपको 18% है। हाइड्रोजन 10% है। नाइट्रोजन 3.3% है और कैल्शियम 1.5% है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की और बढ़ेंगे। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरे कोई टैंक एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक का भार जल से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आगे की ओर गति करेगा। जल जो है आगे की ओर गति करेगा। अगले प्रश्न में बोल रहे हैं कि रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है। ध्यान रखेंगे, रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। बात करें, रक्त 2 प्रकार के प्लाज्मा रक्त कनिकाएं होते हैं। रक्त में पीएच मान 7.4 होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। रक्त 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग रक्त कनिका का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नाइट्रोजन में गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक आपको ध्यान रखना है N2 है। N जो है नाइट्रोजन तत्व का है। ये गैस का प्रतीक N2 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और N+ जो है आपको आयन का प्रतीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 121। चलिए, हम जीके जीएस करा रहे हैं तो अभी जीके का पार्ट है। 121 पर चलते हैं।
तो ये रहा आपका 121। बोला है कि -273.15 तापमान इनमें से किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखेंगे इनमें से आपको 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन के बराबर होंगे। अगले प्रश्न बोला है कि एक लड़का एक लड़का आर दूरी तक सिर पर वजन रख करके उसे अधिकतम कार्य करने पड़ेगा, तो वह वजन को लेकर क्या होगा, तो वह वजन को लेकर ऊर्ध्वाधर तल पर चलता है। तब जो है अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर के ऊर्ध्वाधर तल पर चलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो ध्यान रखेंगे पावर अल्कोहल जो है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को हम पावर अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल में पेट्रोल मिला देने से वो पावर अल्कोहल बन जाता है। जीवाश्म के समानता किस चट्टान में पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे जीवाश्म समानतः आपको ध्यान रखना है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 125। 125 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा में आपको प्लूमेरिया नहीं आता है, वही यूलेथिक्स, कारा और अल्वा आते हैं। पुनेरिया जो है नहीं आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, तो स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में आपको ध्यान रखना है पुनर्जनन होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है इस जब किसी तार से होकर के धारा प्रवाहित होती है तो की प्रत्येक के बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर अर्थव्यवस्था किसका ध्यान गया, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड को गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है अस्थि के आधार द्रव्य अमीनो ओसिन में कितनी प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ है, तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपको 62% अकार्बनिक पदार्थ है। अस्थि ट्रायो कैल्शियम फॉस्फेट के बना होता है। अस्थियां कठोर अप्रत्याश और दृढ़ अंग का होता है। कशेरुकी कंकाल का निर्माण करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इस्पात के को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो कठोरीकृत करने के लिए आपको ध्यान रखना है मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज जो है आपको ध्यान रखना है मैग्नीज अत्यंत कठोर और मजबूत रिसाव प्रतिरोधक है। वही आपको ध्यान रखना है टंगस्टन स्टील कठोर मजबूत है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर सी, एक और दो, एक असत्य है दो सत्य है, एक असत्य है और दो सत्य है, इस बातों को ध्यान कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर है 31। 31 में बोला है प्रकाश का प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, तो प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आपको आइजैक न्यूटन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है कि डैश कुकीज ओपेक ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है थर्ड पार्टी जो है ना आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। अगला है कि पहले स्वदेशी निर्मित प्रेक्षण यान है, तो पहले स्वदेशी निर्मित आपका प्रेक्षण यान ध्यान रखेंगे PSLV C1 जो है ना पहला प्रक्षेपित है। बोला है कि थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में आपको ध्यान रखना है कि यह जो है मृत्यु के सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचानना है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, राइट आंसर आपका हो जाएगा
चलिए राइट आंसर जान लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर वक्रता त्रिज्या के फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नीचे दिए गए आकृति को सॉरी ये प्रश्न रीजनिंग है, क्योंकि हमने पूरे 75 जो जीके और जीएस का प्रश्न थे, 75 जीके जीएस, ठीक है, वो हमने करा दिया है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है तो 100% इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं इसका लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हम अपनी बातों को विराम देते हैं और आपका ये वॉल्यूम नंबर 2 सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया है। हम अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इसका लाइक सब्सक्राइब करके और अगली सेट का भी प्रैक्टिस करें। यदि आप अपना स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं तो 100% है कि आपको सभी सेट प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। जब आपका एग्जाम है तो उस समय आपको महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, जिससे आपका स्कोर बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।